Hello, welcome to everyone. Myself डॉक्टर कलीम अहमद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो जो इसके टाइप हैं वो कई तरह की होती हैं। ये नॉर्मल हार्ट है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो कभी इसमें जो है वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का इन्लार्जमेंट हो जाता है, यानी इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है। कभी पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी होती है, कभी उसके एपिकल पोर्शन में क्या होती है, हाइपरट्रोफी होती है। इसके अलावा और भी हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है हार्ट में। दिस वन नॉर्मल हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये नॉर्मल थिकनेस है लेफ्ट वेंट्रिकल की। यहाँ पर जो थिकनेस है वो इंक्रीज है, यहाँ पर क्या हाइपरट्रोफी है, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें हाइपरट्रोफी होती है और बिना किसी सेकेंडरी कोज के, यानी कि जो हार्ट मसल्स में डिजीज होने की वजह से या जेनेटिक डिस्टरबेंस होने की वजह से या म्यूटेशन होने की वजह से उसमें उसका जो वेंट्रिकल होता है, उसकी जो सेल्स होती है उसमें हाइपरट्रोफी होती है। दूसरा कोई सेकेंडरी कोज नहीं होता, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो या कोई हाइपरटेंशन हो। इसमें नॉन डायलेटेड वेंट्रिकल्स होता है और इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी यानी कि एचसीएम में जो मायोसाइट्स होती है, मायोसाइट्स मतलब हार्ट की जो सेल होती हैं उसमें हाइपरट्रोफी होती है और जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है। और साथ में क्या मिलती है हम लोगों को, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में जनरली जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हमको मिलता है, यानी कि जो डायस्टोल होता है वो एबनॉर्मल होता है। नेक्स्ट, जितनी भी कार्डियोमायोपैथी है इसमें ये सब में ये मोस्ट कॉमन होती है, यानी तीन तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। तो इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन होती है वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। इसका जो प्रिवेलेंस होता है वो 100 इन 1 लाख। और ये कितने तरह की हो सकती है, जनरलाइज हो सकती है, यानी कि पूरे वेंट्रिकल्स में हो सकती है या किसी एक पार्ट में हो सकती है, जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हो जाए या फिर उसके एपिकल पोर्शन में हो जाए। ये नॉर्मल हार्ट स्ट्रक्चर से नॉर्मल थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दिस वन हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये कभी कभी सिर्फ ये इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हाइपरट्रोफी होती है, कभी पूरे में हाइपरट्रोफी होती है, कभी इसके एपिकल पोर्शन में क्या होती है, हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में हार्ट फेलोर की कंडीशन आपको मिल सकती है। उसकी वजह यह होती है कि जो वेंट्रिकल होता है वो स्टिफ होता है और जो फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, सेप्टल हाइपरट्रोफी अगर है तो इसमें जो है डायनेमिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और साथ में क्या होता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। ईफर्ट रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एंजाइना या ब्रेथलेसनेस, और एरिथमियाज भी आपको देखने को मिल सकती है और सडन डेथ भी इसमें हो सकती है। ईटियोलॉजी, तो जो ईटियोलॉजी है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर कैसा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का होता है। म्यूटेशन हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप करने के लिए, यानी कि एचसीएम को डेवलप करने के लिए। स्पेशली सार्कोमेरिक प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या डेवलप हो सकती है, एचसीएम। तो जो सार्कोमेरिक प्रोटीन होते हैं उसमें एक बीटा मायोसिन होता है, इसमें अगर म्यूटेशन हो तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। एक होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो हाइपरट्रोफी नहीं होती, पर जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी में अगर म्यूटेशन हो जाए
तो जनरली ये एसोसिएटेड होता है हाइपरटेंशन और अर्थमियाज से। क्लिनिकल फीचर इसके मिट्रल एओर्टिक स्टेनोसिस से मिलते जुलते हैं। जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में जो क्लिनिकल फीचर हम लोगों को देखने को मिलते हैं वही सारे फीचर हमें इसमें मिलेंगे, एक फीचर को छोड़कर। इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, वो है जर्की पल्स। तो जर्की पल्स जो होती है वो HCM का करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है एक्सर्शनल इंटॉलरेंस आपको मिलेगा, जैसे ब्रेथलेसनेस यानी सांस का फूलना, फैटिक थकान या एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। या आपको चेस्ट पेन भी मिल सकता है। लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स मिलेंगे आपको, फ्लूइड रिटेंशन जैसे पल्मोनरी एडेमा, क्रेपिटेशन वगैरह। एरिथमियाज आपको मिल सकते हैं, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है, और एट्रियल हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलेगी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक मिलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक डायमेंशन होती है वो डिक्रीज होती है। इजेक्शन फ्रिक्शन जो होता है मोर देन 60 होता है। नॉर्मल कितना होता है? मोर देन 55 होना चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स, अगर हम देखें तो एंजाइना ऑन इफर्ट में, जब वो कोई इफर्ट करता है, कुछ काम करता है या कोई एक्टिविटी करता है तो चेस्ट पेन होना शुरू हो सकता है, सांस फूलना, डिस्निया हो सकता है, सिंकोप के सिम्टम्स आ सकते हैं, सडन डेथ भी हो सकती है। साइन में आपको क्या क्या मिलेगा? पहला जर्की पल्स आपको मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिल सकती है, डबल इम्पल्स एट द एपेक्स पर आपको मिल सकता है, एपेक्स बीट जो है उसको जब आप पल्पेट करेंगे तो डबल इम्पल्स आपको देगा, मिड डायस्टोलिक मुरमुर एट द बेस एंड पैन सिस्टोलिक मुरमुर, ये इसके साइन है। इन्वेस्टिगेशन में आप ECG करा के देख सकते हैं, तो उसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। तो जो ECG है उसमें आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी और बिजारा एबनॉर्मलिटीज यानी कि जो एबनॉर्मल ECG आपको मिलेगा, जिसमें आपको स्यूडो इन्फ्रारेड पैटर्न मिल सकता है या T वेव का इन्वर्जन आपको मिल सकता है। इकोकार्डियोग्राफी डायग्नोस्टिक होती है और डायग्नोसिस को कंफर्म करना है तो आप जेनेटिक टेस्टिंग कराइए। मैनेजमेंट, डिजीज की जो नेचुरल हिस्ट्री होती है वो वेरिएबल होती है, लेकिन इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे वर्स होते जाते हैं। एनुअल मोर्टेलिटी अगर हम लोग देखें तो सडन डेथ जो होती है 2 to 3% एडल्ट में देखी गई है और 4 to 6% चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट में देखे गए हैं। और HCM में सडन डेथ भी आपको मिल सकती है। सडन डेथ के जो कॉजेज हो सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो एक है प्रीवियस कार्डियक अरेस्ट और सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर पेशेंट को है तो सडन डेथ के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये ऐसे कॉजेज होते हैं जिनमें सडन डेथ हो सकती है अगर HCM का मरीज है तो। रिकरेंट सिंकोप हो, एन एडवर्स जीनोटाइप या फैमिली हिस्ट्री हो, एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोटेंशन हो, नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एम्बुलेटरी ECG मॉनिटरिंग, मार्क्ड इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस। अगर ये रिस्क फैक्टर है तो HCM में सडन डेथ के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट एंड डाइसोपायरामाइड कैन हेल्प टू रिलीव सिम्टम्स एंड समटाइम प्रिवेंट सिंकोपल अटैक। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से प्रोग्नोसिस इंप्रूव होगी या नहीं होगी इसके कोई डेटा नहीं है। एरिथमियाज अगर HCM में है तो एमिडेरोन से अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ये एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स होती है। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी इम्प्रूव बाय पार्शियल सर्जिकल रिसेक्शन यानी मायोटोमी करते हैं, बाय याट्रोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ बेसल सेप्टम यूजिंग ए कैथेटर delivered alcohol solution. An ICD should be considered in patient with clinical risk factor for sudden death यानी कि इंट्राकार्डिक डिवाइस। डिजोक्सिन एंड वेसोडाइलेटर में इंक्रीज आउटफ्लो ट्रैक मतलब आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड शुड बी अवॉइडेड, यानी कि HCM में हम लोग डिजोक्सिन और वेसोडाइलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ा देती है।
थैंक यू। ये था HCM के बारे में।